इतने भूत प्रेत आज की डेट में पीपल के पेड़ पर नहीं है जितने हमारे सोशल मीडिया पर बिखरे हुए हैं। जो भी चैनल हम खोलते हैं हर जगह हमारे घर में भूत आया, मेरे पीछे भूत खड़ा था, मेरे गांव में ताऊ जी के ऊपर भूत आया, तो हर किसी के ऊपर भूत आ रहे हैं। लोग इस तरह से कहना शुरू कर देंगे कि भी हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ पर मेरा काम किसी ने बंधवा दिया। जब कोई प्रॉब्लम आई तो हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की जगह बहाने ढूंढते हैं, इसको कहते हैं बहाना। इसलिए मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा। आज के टाइम में सबसे बड़ा मिथ जो यूट्यूब पर फैलाया जा रहा है वो है टोना टोटका। कितना आसान तरीका है कि हम अपनी सरकारों को कहें कि ये टोना टोटका करने वाले लोग हैं, इनका ये नंबर है। अगर कोई देश हमें परेशान करता है तो हमें क्या करना है? थोड़ी सी नींबू, थोड़ी सी मिर्ची, एक नारियल, थोड़ा सा सिंदूर, बस इतना ही खर्चा करना है। आज हम YouTube की बहुत सारी मिथ्स के बारे में बात करने वाले हैं। YouTube पे बहुत सारा कंटेंट बन रहा है जिसपे व्यूज भी आ रहे हैं और लोगों को लग रहा है वो चीज सच है। आज जो हमारे साथ में गेस्ट है वो एक वास्तु कंसल्टेंट है, एक एक्सपर्ट है जो कि बहुत टाइम से वास्तु कर रहे हैं, बट उन्होंने मेरे को बताया कि बहुत सारे मिसकंसेप्शन है मार्केट के अंदर, तो आज वो उसको एड्रेस करना चाहते हैं। वेलकम। हेलो साहिल जी, आई एम सहयोगी श्वेता गर्ग। मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट हूँ और लगभग 20 सालों से इस फील्ड में हूँ। बहुत सारे लोगों को कंसल्टेशन दे चुकी हूँ। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ, जो आप मिथ्स के बारे में बात कर रहे हो, क्या क्या ऐसी बड़ी चीजें हैं जो आपको लगता है यूट्यूब पे गलत हो रही है? बिल्कुल, जो मुझे लगता है आज के टाइम में सबसे बड़ा मिथ जो यूट्यूब पर फैलाया जा रहा है वो है टोना टोटका, ऊपरी पराई, कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया, हमारे काम को बंधवा दिया, हमें बंधवा दिया। इस तरह की बातें जो लोग कर रहे हैं ये पूरी तरह से एक मिथ है। पहले गांव के लोग, छोटे छोटे शहरों के लोग इस तरह की बातें करते नजर आते थे कि हमारे ऊपर किसी ने टोना टोटका करा दिया है। लेकिन आजकल शहरों के लोग, अच्छे पढ़े लिखे लोग भी इस भ्रम में बिलीव करने लगे हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है। मेरा मानना ये है कि कभी भी कोई किसी के ऊपर कुछ कराने की पावर्स ही नहीं रखता है। ये एक बहुत बड़ी पावर है कि मैं आपके माइंड को कंट्रोल कर लूँ, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। साइंटिफिक कुछ टर्म्स हैं जिनमें आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन टोना टोटका एक कोई नारियल के थ्रू या किसी रोली के थ्रू, उसके थ्रू टोना टोटका इम्पॉसिबल है। तो ये जो लोग समझ रहे हैं कि हमारे ऊपर टोना टोटका हो गया, एक्चुअली वो होता क्या है? जब उनके घर में फायर जोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं, या फिर उनकी लैंड तमस में होती है, या उनका अपना स्वभाव, जो उनकी अपनी प्रकृति है, वो कहीं ना कहीं इनबैलेंस हो जाती है, तब इस तरह के कुछ भ्रम हमें फील होते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। ये जबकि इस तरह का कोई टोना टोटका एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये तमस लैंड क्या होता है, समझ में नहीं आया। तमस लैंड, जैसे हमारी लैंड होती है उसमें 3 तरह की प्रकृति होती है, रजस, सत्व या तमस। अगर हमारी लैंड तमस में आ जाती है, तमस कहाँ पर होती है? ये एक एंड काइंड ऑफ एनर्जी होती है। जैसे शमशान भूमि की एनर्जी होती है, वो तमस की एनर्जी होती है। तो अगर लैंड तमस में आती है तो हमें इस तरह के भ्रम फील होने लगते हैं। मतलब कब्रिस्तान के ऊपर, राइट। मेरा स्कूल तो कब्रिस्तान पे बना था। बिल्कुल, मतलब सबके या स्कूल मेरे घर के कब्रिस्तान था। पास कब्रिस्तान है। तो उन लोगों की जो लैंड होती है वो तमस की प्रवृत्ति में चली जाती है। जब आप किसी ऑथेंटिक कंसल्टेंट से बात करते हो तो वो सबसे पहले आपकी लैंड का कन्वर्जन कराते हैं कि उसको सतव में होना चाहिए, रजस में होना चाहिए, जैसा आपकी लैंड का पर्पस है, तो उसको कन्वर्ट कराया जाता है। तमस की लैंड पे रहना कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता, और वहीं से ये भ्रम पैदा होते हैं कि टोना टोटका एंड ऑल, जबकि इनका कोई एग्जिस्टेंस होता नहीं है। रजस का क्या होता है? रजस जो प्रकृति होती है वो फैक्ट्रीज के लिए, जहाँ पर एक कॉन्टिन्यूशन में काम चल रहा होता है, वहाँ पर रजस की एनर्जीज बहुत अच्छी मानी जाती है, जिससे कि उस लैंड में पावर रहे। जब आप काम कर रहे हैं, मशीनें काम कर रही हैं, तो उसमें कॉन्टिन्यूशन बना रहे। पता कैसे लगेगा कि वहाँ पे रजस? उसकी कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जो हम लोग करते हैं, अपनी नाड़ी के थ्रू करते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू करते हैं, अपनी बॉडी के थ्रू करते हैं, सॉइल की जांच करके करते हैं। उससे हमें पता चलता है कि लैंड की प्रकृति क्या है। जैसे अगर आपको घर बनाना है तो हम सतव की एनर्जी आपको रिकमेंड करेंगे। रजस की वहाँ पर लैंड है तो हम उसको अपनी कुछ रेमेडीज के थ्रू कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले लैंड को सतव में लेकर आएंगे, तब आपको घर बनाने के लिए वो लैंड हम आपको रिकमेंड करेंगे। तो इस तरह से लैंड अपना काम करती हैं। तो जहाँ से ये टोना टोटका जैसी चीज़ें आती हैं, इस तरह की चीज़ें सुनकर, यूट्यूब पर आजकल बहुत ज़्यादा चला हुआ है कि आपके ऊपर अगर किसी ने कुछ करा दिया है तो हम उसकी ये रेमेडी दे रहे हैं। एक्चुअली इस तरह की कोई जब चीज़ें ही एग्जिस्ट नहीं करती तो उसकी रेमेडीज़ की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई ये पर्सन ये कहता है मेरे ऊपर ये कराया गया है, तो सीधे सीधे उसके फायर जोन को चेक करना चाहिए, उसकी अपनी प्रकृति को सेट कराना चाहिए, उसके घर की लैंड की एनर्जीज को सेट कराना चाहिए। जैसे मैं अपना एक एग्जांपल बताती हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने एक क्लाइंट के लिए काम किया
जब उनके घर हम गए तो उन्होंने बताया कि उनके बच्चा बहुत ब्रिलियंट बच्चा था, अच्छा था पढ़ने में, और पिछले 1 साल से उसने पढ़ना छोड़ दिया। रीज़न उन्होंने क्या बताया कि हमारे बच्चे के ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, कोई टोना टोटका इसके ऊपर करा दिया है। किसने कराया है? हमारे कोई नेबर हैं जो हमसे जलते हैं, उन्होंने हमारे ऊपर टोना टोटका करा दिया। तो अब क्योंकि हम इस चीज़ में बिलीव नहीं करते, हम साइंस पर बिलीव करते हैं, उनके घर का नक्शा बनवाया, तो उनके घर में साउथ ईस्ट में पूरी एक बड़ी वॉल पर ब्लैक कलर किया हुआ था, जो उन्होंने कुछ ही दिनों पहले रेनोवेशन कराया था। तो सबसे पहले हमने वो ब्लैक कलर वहाँ से रिमूव कराया। उनकी लैंड 100% तमस में गई हुई थी, उसको सतव में चेंज कराया। उस बच्चे की थोड़ी सी काउंसलिंग की कि इस तरह की कोई चीज़ें होती नहीं है, फिर भी उसके मन से वहम हटाने के लिए हमने अपने हाथ में थोड़ा सा पीली सरसों ली, उसके सिर पे से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारा, घुमाया और घर के बाहर फेंक दिया। अब उसको विश्वास दिलाया कि तुम्हारे ऊपर कोई भी इस तरह की एनर्जी काम नहीं कर रही है, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। उसके पेरेंट्स को काउंसलिंग की कि आपको बच्चे की इन बातों में पड़ना ही नहीं है, आपको उसको मोटिवेट करना है कि आपको पढ़ाई पूरी करनी है, एनी हाउ करनी ही है, चाहे कोई टोना है, टोटका है, कुछ भी है। तो बच्चे ने आज की डेट में छोटी छोटी रेमेडी करने के बाद, घर में वास्तु की रेमेडीज करने के बाद, उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी की और आज वो बहुत अच्छी जगह जॉब भी कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। केवल वास्तु की नज़रिए से देखा जाए तो कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो हमारे मन में कुछ भ्रम पैदा करती हैं। अगर फिर भी आपको ज़्यादा ही ऐसा लगता है कि आपके घर में इस तरह की एनर्जीज हैं, आप अपने साउथ ईस्ट में एक हनुमान जी का फोटो लगा लीजिए, इस तरह की कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। इस तरह का जो भ्रम पैदा होता है, अगर आप वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में सो रहे होते हैं तब भी इस तरह की एनर्जीज आपके अंदर आती हैं, इस तरह की फीलिंग आ जाती हैं, या फिर घर में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में कोई एंसेस्टर्स के फोटो लगे होते हैं, वहाँ से भी ये भ्रम पैदा होते हैं, क्योंकि उससे एक डिप्रेशन की थॉट आती है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, और डिप्रेशन की वजह से लोग इस तरह की चीज़ों में बिलीव करने लगते हैं। तो इस तरह की कुछ साइंटिफिक चीज़ें हैं जिनको आप ट्रीट करके अपनी इस भ्रम को दूर कर सकते हैं। अब जैसे मैं बात करके चलूँ, हाई लगना, नज़र लगना, तो एनर्जीज तो काम करती है। बिल्कुल। तो वो हाइटेंड एनर्जीज को कई लोग टोना टोटका तो नहीं कहते। वो लोग टोना टोटका उस चीज को एक नाम दे दिया, ये नाम ही गलत है कि हमारे ऊपर टोना टोटका कर दिया। हाँ, नजर जरूर लगती है। नजर कैसे लगती है? आपने देखा है कि कोई छोटा सा बच्चा होता है, उसका ऑरा बहुत कम होता है, इनोसेंट बच्चा है, तो कि कोई बाहर से आया, उसने जनरली कह दिया कि बच्चा बड़ा सुंदर है, ये तो बड़ा अच्छा अच्छे से खा पी लेता है, तो उसको नजर लग जाती है कई बार, क्योंकि उसकी एनर्जीज अभी कम है, वो उसका ऑरा अभी कम है, तो दूसरे इंसान का ऑरा उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। तो ये चीजें वहां से इफेक्ट करती हैं, ना कि कोई किसी के ऊपर कुछ करा सकता है। अब अगर हम ये देखें कि किसी के ऊपर कुछ कराना अगर इतना ही ईजी होता, बहुत सारे लोग जिन्हें हम कहते हैं कि एक करप्ट हैं हमारे दिल्ली में, कि अगर कोई पर्सन करप्ट है तो क्या उसको जेल में डालना जरूरी है? कितना आसान तरीका है कि हम अपनी सरकारों को कहें कि ये टोना टोटका करने वाले लोग हैं, इनका ये नंबर है, और वो थोड़ा सा कुछ टोना टोटका करके उस पर्सन को बेकार कर देंगे, उसका दिमाग खराब कर देंगे। कितना ईजी है, क्यों उसको जेल में डालना जरूरी है? कोई जरूरत ही नहीं है। हमारी सेनाएं, हमारे जवान इतने हर साल शहीद होते हैं, उनको वहां जाकर शहीद करने की क्या जरूरत है? अगर कोई देश हमें परेशान करता है तो हमें क्या करना है? थोड़ी सी नींबू, थोड़ी सी मिर्ची, एक नारियल, थोड़ा सा सिंदूर, बस इतना ही खर्चा करना है। तोप पर, मिसाइल पर, गन पर, ये सब खर्चे करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम अपनी सरकारों को बताएं कि आपको ये टोना टोटका ही कराना है, इस देश पर ये टोना टोटका कराओ और सारी प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसा हम क्यों नहीं करते? आपकी बातों से मेरे दिमाग में मीम चलने लग गया है। वॉर चल रही है और यहाँ पे वो नींबू गुड़िया बना के बिल्कुल डाल के फेंक रहे हैं। अब ये कर सकते हैं ना। अगर हमारे सिर्फ टोने टोटके करने से कोई डिस्ट्रॉय हो सकता है, किसी का सब कुछ खत्म हो सकता है, तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हम दूसरे देशों पर करें ये। हम क्या कर रहे हैं? हम आपस में एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं कि मैंने तेरे ऊपर टोना टोटका कर दिया, वो तू खराब हो गया, या वो कह रहा उसने मेरे ऊपर कर दिया। प्रॉब्लम है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू की। कोई प्रॉब्लम आई हमारी लाइफ में, लाइफ है, अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं। जब कोई प्रॉब्लम आई तो हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की जगह बहाने ढूंढते हैं। इसको कहते हैं बहाना। कि लोग इस तरह से कहना शुरू कर देंगे कि भी हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूं पर मेरा काम किसी ने बंधवा दिया, इसलिए मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा। कोई किसी का काम नहीं बंधवा सकता। किसी के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो भगवान का काम अपने हाथ में ले ले, उसका काम बंधवा दे। ऐसे पावर किसी के पास नहीं होती। तो आप अपने कर्म में विश्वास रखो, अपने घर का वास्तु ठीक रखो, कोई भी टोना टोटका आपके ऊपर इफेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, एक चीज से आप बच सकते हो, आप किसी से कुछ लेकर मत खाओ।
कोई अनजान व्यक्ति है, अगर वो आपको कुछ खिलाता है तो कुछ केमिकल, कुछ दवाइयाँ ऐसी ज़रूर आती हैं जिसको खाने से हमारा मेंटल बैलेंस बिगड़ सकता है, हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो हमें कोई भी सामान किसी से लेकर नहीं खाना चाहिए। वहाँ से वो चीज़ें एनर्जी काम कर सकती हैं, लेकिन टोना टोटका जैसी चीज़ें नहीं हो सकती। और क्या ऐसा देखा है आपने? और मुझे लगता है आजकल भूत प्रेत आपने देखा होगा, हर जगह भूत प्रेत। इतने भूत प्रेत आज की डेट में पीपल के पेड़ पर नहीं है जितने हमारे सोशल मीडिया पर बिखरे हुए हैं। जो भी चैनल हम खोलते हैं, हर जगह हमारे घर में भूत आया, मेरे पीछे भूत खड़ा था, मेरे गांव में ताऊ जी के ऊपर भूत आया। तो हर किसी के ऊपर भूत आ रहे हैं, हर कोई भूत की स्टोरी सुना रहा है वहां बैठकर। तो क्या करना चाहते हैं? हमारे यूथ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। व्यूज लाना चाहते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, टैम है, सारा गेम है टैम का। अगर मेरा एक और चैनल है जहाँ पर मैं बिजनेस मार्केटिंग का कंटेंट बनाता हूँ, वहाँ व्यूज नहीं आते थे। हमने एक कंटेंट शुरू किया, यहाँ पे व्यूज आने शुरू हो गए। अब सिंपल सी बात, यहाँ पे हमने देखा कि लोगों को अगर काम की वीडियो बनाते हैं ना, सिखाने वाली वीडियो बनाते हैं तो व्यूज नहीं आते। लोगों को बात करो थोड़ा वाइडर टाइम के ऊपर जो सब रिलेट कर सके तो व्यूज आ जाते हैं। तो अगर हम अभी के टाइम पे इंटरनेट की बात करके चले तो लोगों को ऐसी चीजें ज्यादा देखनी है, और जो लोगों को देखनी है इसलिए भी शायद, मतलब मैं किसी कंटेंट क्रिएटर को गलत नहीं बोल रहा। नहीं, हमारे यूथ के लिए गलत है। हमारे छोटे छोटे बच्चे इन चीज़ों को देखकर एक मिथ बना लेते हैं अपने दिमाग में, उन्होंने एक पिक्चर बना ली। अगर कोई काम नहीं करना, किसी काम से बचना है, तो ये कह दो कि हमारे ऊपर भूत आ गया। तो भूत होता ही नहीं आपके साथ? मेरे हिसाब से भूत नहीं होता। भूतों की जो लेयर है रहने की, वो एक अलग होती है। वो इंसानों के बीच में नहीं रहते, यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करते। अगर वो होते भी हैं तो वो एक अलग लेवल पर होते हैं, जो वो आराम से खुश हैं। उनको धरती पे लाने की ना कोई ज़रूरत है। आपने देखा होगा कितनी सारी मूवीज़ बनती हैं, कोई पॉलिटिकल सब्जेक्ट पर बनती है, कोई स्पोर्ट्स पर बनती है, तो सभी चीज़ों पर लिखा होता है सत्य घटना पर आधारित। आपने कभी कोई इंडिया में हॉरर मूवी देखी है जिस पर लिखा हो कि सत्य घटना पर आधारित? कोई मूवी नहीं बनाता। इंडिया में नहीं बनता। हाँ, यहाँ पर कोई सत्य घटना पर आधारित मूवी नहीं बन रही है, क्योंकि सत्य घटना कोई ऐसी होती ही नहीं है। मुझे लगता है कि अगर सच में किसी के सामने भूत आ गया, फिर वो मूवी बनाने लायक ही नहीं रहेगा कि वो अपनी बात बताएगा कि ये सत्य घटना है। तो हमारा यूथ बहुत लेकिन इससे डिस्ट्रॉय हो जाता है। मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। मेरे घर के पास एक भैया रहते थे, मैं काफ़ी छोटी थी, तो मैंने काफ़ी टाइम, मुझसे होंगे वो 8-10 साल बड़े, हम जब तक बड़े हुए हमने हमेशा ये देखा और सुना कि जो बराबर वाले भैया हैं उनके ऊपर भूत है। उनसे कोई बात नहीं करता था, ज़्यादा उनके पास कोई बैठता नहीं था, क्योंकि उनके अंदर भूत था। अब थोड़े थोड़े दिनों में हमें पता चलता था कि अंकल आंटी उनको किसी बाबा जी के पास लेकर गए हैं उनका भूत उतरवाने के लिए। जैसे उन बाबा जी के आश्रम में पहुंचने वाले होते थे, उनके अंदर का वो भूत उतर के भाग जाता था। जब वो बाबा जी के आश्रम में पहुंचते थे तो वो बिल्कुल नॉर्मल होते थे। अब वो बाबा जी कहते हैं मैं इसका भूत कैसे उतारूं, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। रीज़न क्या था कि जब वो बाबा जी थे, उनके आश्रम में बड़ा फिजिकल टॉर्चर किया जाता था। जिन लोगों के अंदर भूत है, भूत उतारने के नाम पर उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, कुछ गर्म पानी डाला जा रहा है, तो उनको बड़ा फिजिकल टॉर्चर किया जाता था। और वो जो भैया थे, उनके भूत को पता था कि अगर मैं वहाँ पहुँच गया तो मुझे टॉर्चर किया जाएगा, तो वो भूत पहले ही उतर जाता था। 2-3 दिन वो लोग वहाँ रहते थे, उनको पैसे वैसे आश्रम में देते थे, सेवा करते थे, घर वापस आ जाते थे। जैसे ही वो घर वापस आते थे, वो भूत फिर से वहां पर आ जाता था उन भैया के अंदर। अब वो कह रहे हैं मेरे अंदर तो भूत है, भूत है, भूत है। वो सिलसिला हमेशा कई सालों तक ऐसे ही चलता रहा। उन्होंने एक बार सोचा कि आश्रम में तो भूत पहुंचता नहीं है, बाबा जी को घर पे बुलाया जाए। उन्होंने एक बार बोला बाबा जी आप हमारे घर आओ। बाबा जी ने कहा ठीक है भाई, इतनी एक्स्ट्रा फीस लगेगी, मैं आ जाऊंगा, कोई बात नहीं। बाबा जी आए अपने 5-6 लोगों को लेकर। जब बाबा जी घर आए तो वो भैया 2 दिन तक अपने घर ही नहीं आए, वो 2 दिन घर से गायब रहे। जब बाबा जी चले गए, पर वो बाबा जी फ्री की एक सलाह बड़ी अच्छी दे गए। उन्होंने कहा इसकी शादी कर दो, जब इसकी शादी करोगे तो इसके आधे भूत तो वैसे ही भाग जाएंगे। तो उन्होंने, अच्छा फैमिली अच्छी थी, वेल ऑफ फैमिली थी, काम अच्छा था, उन्होंने उन भैया की शादी कर दी। शादी के बाद जब भी वो अपने ससुराल जाते थे, एक थोड़ी पुअर सी फैमिली की लड़की देखकर उन्होंने शादी कर दी, क्योंकि ये बात सबको पता थी कि इनके अंदर भूत है। शादी के बाद जब वो अपने ससुराल जाते थे बिल्कुल नॉर्मल होते थे, उनका भूत उनके साथ वहां भी नहीं जाता था, उनके ससुराल कभी नहीं जाता था। जब वो घूमने फिरने जाते थे उनका भूत वहां नहीं जाता था, उनका भूत सिर्फ घर में ही उनके साथ रहता था। रीजन क्या था कि वो जब 8th-9th में थे उन्हें पढ़ने से डर लगता था। जब वो 10th में आए, वो बोर्ड के एग्जाम से डर रहे थे, तो उन्होंने एक स्टोरी बना ली, दिमाग से बहुत होशियार थे, उन्होंने स्टोरी बना ली कि मेरे अंदर भूत है, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब बड़े हुए, 2 भाई थे, बढ़िया कमा रहे थे, पापा थे, अच्छे से घर में मजे से चल रहा था, हस्बैंड वाइफ मजे करते थे, घूमते फिरते थे, अच्छे से लाइफ कट रही थी। उसके बाद आज की डेट में उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, वेल ऑफ हैं, अच्छे से सेटल्ड हैं, अब उनके अंदर कोई भूत नहीं है, अब वो बिल्कुल नॉर्मल है।
अब अगर कोई उनसे बात भी करता है तो वो कहते हैं मुझे तो याद नहीं है कौन सा भूत क्या था। एक्चुअली वो भूत नहीं था, वो उनका बहाना था जिसको उन्होंने भूत का नाम दिया। सबसे इजी है ना बस ये कह देना कि मेरे अंदर तो भूत है, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो इस तरह की चीजें लोगों के मन में जब घर कर जाती हैं तो वो अपनी भी लाइफ डिस्ट्रॉय करते हैं, दूसरे की भी करते हैं। और आज हमारे यूथ, जब हमारा देश इतना आगे बढ़ चुका, हमारा यूथ इतना एजुकेटेड है, तब वो इन चीज़ों में बिलीव कर रहा है कि यहाँ पर तो भूत है, भूत प्रेत हैं। तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल गलत हैं जो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं कि भूत एग्जिस्ट करते हैं, हमारे पीछे खड़े हैं, हमारे आगे खड़े हैं। कहीं कोई भूत नहीं है। मेरी गारंटी है 100%, अगर किसी के भी अंदर भूत है तो वो अपने घर का नक्शा बनवाए, एटलीस्ट नक्शा तो बनवाना पड़ेगा, हमें दिखाए, हम देखकर उसके वास्तु के थ्रू ही भूतों को भगा सकते हैं। तो ये 100% गलत है कि भूत है तो वो जरूर हमसे आके मिले। हम ना देहरादून की बात है, मैं देहरादून से नहीं करी है, तो हम ना एक बार किसी ने हमको बताया कि ना नीचे वाली पहाड़ के ऊपर थे हम, तो नीचे वाली जो रोड है उसके ऊपर रात को कटी मुंडी वाला भूत घूमता है। तो हम सब के सब चले गए भूत को मार दे। तो मेरे दोस्त शराबी थे, सब ने पी रखे थे, मैं सूफी था, तो हम सब ने उठा लिया। अब मैं एक सीरियल आता था सुपर नेचुरल्स करके, उसमें दिखाते थे भूत कैसे मारते हैं। तो लोहे से भूत मरता है, तो मेरे पास एक लोहे का सरिया पड़ा हुआ था, मैं वो उठा के ले गया। अब हम उस रोड पे 2 किलोमीटर ऐसे गए हैं, 2 किलोमीटर ऐसे गए हैं, कहीं भूत नहीं मिला। फिर ऐसे जाने के बाद में आगे एक नदी थी, नदी के पास में ITI का कॉलेज था, तो वहाँ गए। हमने कहा पागल है ये हुआ, और इस टाइम हो चुका है 3:30-4 बज चुके हैं। तो एक तरह से हल्की हल्की रोशनी, आसमान थोड़ा लाइट ब्राइट होना शुरू हो रहा था। तो इन्होंने क्या किया, शराबी थे, उन्होंने पत्थर उठा के ITI पे मारने शुरू कर दिए। तो गुस्से में आए और पत्थर मारे और भाग के आ गए। गार्ड आया और हम सब भाग के आ गए। अब सोए, अगले दिन पता लगा, खबर फैली हुई है कि भाई ITI में रात को भूत आए थे। कुछ बच्चे थे जो कि इस नदी के ऊपर नहाने के लिए गए थे, उनको बहा के ले गई नदी, तो उनकी आत्मा अब यहाँ पे भटकती है। और हम इतना हंस रहे हैं भाई, हमने भूत की कहानी बना दी। एक स्टोरी बताई ना, इस एक स्टोरी से कम 1000 स्टोरी क्रिएट हो गई होंगी। हॉस्टल के एक बच्चे ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्टोरी बनाई होगी और धीरे धीरे वो स्टोरी इतनी फेमस हो गई होगी कि उसको लोग सच मानने लगे होंगे आगे की जनरेशन में। मैंने भी एक ये सुना था, हमारे कोई पुराने रिश्तेदार हैं हरियाणा की तरफ, जहाँ पर वो रहते थे, वो लोग पाकिस्तान से आए थे पीछे से। तो उन्होंने बताया कि जब वो वहाँ एक जगह पर रहते थे विलेज में, तो बहुत अच्छा काम करते थे, बिजनेस उनका बहुत अच्छा था। जिस कॉलोनी में वो रहते थे वहाँ पर एक बहुत बड़ी हवेली थी, जैसे पहले पुराने अंग्रेजों के टाइम की हवेलियाँ थी, वो हवेली थी। तो बहुत सालों से, करीब 20-30 सालों से वो हवेली बंद थी। वो हवेली फेमस हो चुकी थी कि इसके अंदर भूत है, कोई उसको लेता नहीं था हवेली को। तो लेकिन जो उसका ओनर था वो बेचना चाहता था, उसको पैसों की जरूरत थी। तो वो एक बार फ्रस्ट्रेट होकर, वहाँ चौपाल होती थी पहले, चौपाल पर बैठकर कहने लगा, इस गांव में एक भी माँ का लाल नहीं है, किसी ने भी अपनी माँ का दूध नहीं पिया जो मेरी हवेली को खरीद सके। यहाँ तो सब बेवकूफ है, मतलब बेकार आदमी है, ये यहाँ पे किसी ने माँ का दूध नहीं पिया। तो वो जो हमारे रिश्तेदार थे, दादा की उम्र के होंगे, अब तो है भी नहीं इस दुनिया में, तो उनको वो बात लग गई कि भाई ये कैसे कह दिया। पहले के लोगों को ये चीज़ें बड़ी हिट कर जाती थी कि माँ का लाल नहीं है ऐसा करके। तो वो कहते हैं ठीक है, मैंने डन कर लिया, जितने पैसे हैं मैं दे दूंगा और आज से ये हवेली मेरी है। उन्होंने वो हवेली खरीद ली। सबने कहा भाई आपको खरीदनी नहीं चाहिए थी, ये तो भूत वाली हवेली है। कहते अपना बहुत कुछ है, घर वर है, बंद पड़ी रहेगी, पैसे दे दिए, कोई बात नहीं है, जाएंगे नहीं कभी इसमें, पैसे दे दिए, हम नाम खराब नहीं कर सकते, अपने गाँव की माओं का नाम गिरा नहीं सकते। उन्होंने वो हवेली ले ली। उसके करीब 2-3 महीने बाद उनको जबरदस्त लॉसेस होने शुरू हो गए, उनका पूरा बिजनेस डाउन पर आ गया। तो सबने कहना शुरू कर दिया, ये तो बड़ी अनलकी हवेली थी, तूने वो ली इसलिए तेरा बिजनेस बिल्कुल डाउन हो गया। इतना डाउन आ गया कि और कुछ महीनों बाद उन्हें अपना घर भी बेचना पड़ा, पैसा मार्केट का उतारने के लिए। उन्होंने अपना घर बेच दिया। अब वो रहते कहाँ, पहले के टाइम में ये भी नहीं था कि हम कोई फ्लैट रेंट पर ले लें, वो चीज़ भी चलती नहीं थी। उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस हवेली में रहेंगे जिसको हमने अभी खरीदा था। गांव के रौबदार लोग थे, जमींदार टाइप के लोग थे, 8-10 लोगों को लेकर उसके अंदर ताला वाला तोड़कर अंदर गए। उन्होंने कहा देखते हैं अभी कैसे कैसे भूत है, क्या है। पंडित को भी ले गए, डर सबको लगता है, 2-4 पंडितों को भी ले गए थे साथ में। जब वो अंदर गए, उन्होंने देखा सबसे पहले कुछ बंदर, इधर उधर बंदरों ने भागना शुरू किया। उन सब बंदरों के पैरों में घुंघरू बंधे हुए थे, जिसकी आवाज से लोग आज तक ये सोच रहे थे कि यहाँ पर कोई औरत नाचती है जिसकी आवाज आती है रात में। तो वो बंदरों के पैरों में घुंघरू बंधे हुए थे जिसकी हवेली में आवाज आती थी। तो उनको एक तसल्ली हुई कि जो औरत वाला भूत है वो तो सॉर्ट हो गया कि ये बंदर हैं। अब उन्होंने और अंदर अंदर अंदर, बहुत बड़ा एरिया था, अंदर अंदर जाना शुरू किया। उनको अंदर 7-8 आदमी मिले जो चोर थे।
चोरों ने अपना एक जगह बनाई हुई थी, वो पूरे गांव में चोरी करते थे जब भी उनका मौका मिलता था, और वहां आके रात को रहते थे। तो उन्होंने सारी स्टोरी प्लांट की हुई थी कि यहाँ पर भूत है। बंदरों के पैरों में उन्होंने घुंघरू बांध दिए, खुद अजीब अजीब आवाजें निकालते थे रात में। तो उन्होंने ये स्टोरी 2-4 लोगों, जैसे आपने बताया आईटी के बाहर 1-2 लोगों ने स्टोरी बनाई, ऐसे उन्होंने 1-2 स्टोरी किसी के सामने बनाई, उसने 1-2 की 10-15 बनाई, उसने 100,000 बना दी। वहां से ये प्रचलन शुरू हो गया कि इस हवेली में भूत है। उनको मार पीट कर वहां से भगाया। उस हवेली का थोड़ा थोड़ा हिस्सा जैसे उन्हें जरूरत पड़ी, इतना इतना पैसों में बिका कि उनके जैसे बिजनेस बंद हुए थे 1000 बिजनेस शुरू हो जाते। धीरे धीरे इतना पैसा उस हवेली से उनको मिला, लास्टली वो पूरी हवेली सेल करके यूरोप में जाके सेटल हो गए। तो ये भूतों की स्टोरी इस तरह से प्लांट होती है। तो एक्चुअली भूत होते ही नहीं है। जब आप इसकी डीप डेप्थ में जाओगे कहीं आपको कोई भूत नहीं मिलेगा। ठीक है, और क्या मिथ्स आपने देखी है? और हम अगर वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एक बहुत बड़ा मिथ है कि लोगों ने, पुराने वास्तु वालों ने एक मिथ बनाया कि साउथ वेस्ट को हैवी रखना चाहिए। साउथ वेस्ट को हैवी करने के लिए उन लोगों ने साउथ वेस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक बनवाने शुरू कर दिए। जब आप ओवरहेड वाटर टैंक बनाते हो साउथ वेस्ट में, तो उससे वहाँ पर रहने वाले लोगों को 100% हार्ट अटैक आता ही आता है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि हमें साउथ वेस्ट को हैवी करने के लिए वहाँ पर ओवरहेड वाटर टैंक बनाना चाहिए। तो ये मेरे हिसाब से कभी नहीं बनाना चाहिए। हम अपने कभी किसी क्लाइंट को सजेस्ट नहीं करते। वेस्ट में हमेशा ओवरहेड वाटर टैंक बनाना चाहिए, जिससे कि आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके अलावा ब्रह्म स्थान के बारे में बहुत ज़्यादा मिथ है, जो अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा है कि ब्रह्म स्थान को, छत को ओपन रखना चाहिए। जबकि जो हमारे राजा महाराजा थे उन्हें भी बहुत ज़्यादा वास्तु का ज्ञान होता था। उनके जो इंजीनियर्स होते थे, आर्किटेक्ट्स होते थे, वो ब्रह्म स्थान को पूरी तरह से कवर करके बनाते थे और थोड़ा हाइटेड बनाते थे, क्योंकि ब्रह्म स्थान की जो ऊर्जाएं होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं। तो उसकी ऊर्जाएं वो बाहर ना निकले, इसलिए उसके लेंटर को थोड़ा ऊंचा कर देते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए, उन्होंने देखा कि अगर ब्रह्म स्थान को ओपन रख दिया जाए तो वहाँ के लोग ग्रोथ नहीं करते। तो उन्होंने जो इंडिया के लोग हैं उनका घर ऐसे डिज़ाइन करना शुरू कर दिया कि उनके ब्रह्म स्थान को ओपन रखने लगे। जैसे आप साउथ में देखो तो मैक्सिमम घर इस तरह के बने होते हैं कि उनका ब्रह्म स्थान ओपन होता है। तो इस तरह की जो मिथ हैं ये बहुत ज़्यादा गलत हैं। ब्रह्म स्थान में कोई भी रेमेडी करने का मिथ, कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं ब्रह्म स्थान में पिरामिड डालने चाहिए, जैम स्टोन डालने चाहिए, तो ये भी एक पूरी तरह से मिथ है। इस मिथ पर कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। उसके अलावा जो लोग एंट्रेंस पर चांदी की तार डाल देते हैं, ये एक बहुत फेमस वास्तु रेमेडी है। को किसी भी दिशा की एंट्रेंस है, एंट्रेंस पर आप चांदी का तार डाल दो। अगर आपकी एंट्रेंस साउथ ईस्ट की एंट्रेंस है, फायर जोन है, सबको पता है आज की डेट में, चांदी का तार इज अ वाटर एलिमेंट। जब आप साउथ ईस्ट में वाटर को ले आते हो तो आपका जो कैश है वो डिस्पोज ऑफ होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ से ये प्रॉब्लम आती है। तो कभी भी किसी भी जोन में आपको चांदी का तार डालने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको अब तक बहुत अवेयरनेस है कि S3 S4 N3 N4 E3 E4 और W3 W4 अच्छी एंट्रेंस है। उसके अलावा जो भी एंट्रेंस है उसमें जोनल कलर की टेप लगाकर आप उसको ट्रीट करो। तो इस तरह के काफ़ी सारे मिथ हैं जो वास्तु में फैले हुए हैं, उससे हमेशा सबको बचना चाहिए। और किसी ऑथेंटिक वास्तु कंसल्टेंट से ज़रूर सलाह ले लें जब भी आप कोई घर बना रहे हैं या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। अगर कोई लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो ऑथेंटिक वास्तु कंसल्टेंट से ही सलाह लेकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ना कि इधर उधर का ज्ञान सुनकर उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो अभी आपने बहुत सारी रेमेडीज़ बताई, तो कुछ रेमेडीज़ बताओ अलग अलग कामों के लिए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पैसा। सबको चाहिए पैसा ही, तो पैसे कैसे आएंगे? पैसा किस तरह से चाहिए, वैसे के लिए हम बहुत सारी रेमेडीज कर सकते हैं, लेकिन उसका हार्डकोर पर्पस और उसका रीज़न पता होना चाहिए। एक इंसान कहता है कि मेरा पैसा स्टक है, आपका पैसा कहीं भी स्टक है, आप उसको उसके लिए रेमेडी करनी है। सबसे पहले आपको अपने वास्तु को बैलेंस करना है। जब भी कोई रेमेडी की हम बात करेंगे, अब इस मिनट के बाद जब भी हम जिस भी रेमेडी की बात करेंगे, ये हर चीज़ में कॉमन है कि आपको उससे पहले अपना घर वास्तु बैलेंस कर लेना है, उसके बाद ही हम इन रेमेडीज़ की बात कर रहे हैं। साउथ ईस्ट में आपको एक 6 नंबर वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर के पेन से 6 नंबर लिखकर लगा देना है साउथ ईस्ट में। उससे 100% आपका रुका हुआ पैसा, जो आपका पेमेंट ब्लॉक है, वो वापस आना शुरू। 6 नंबर क्यों?
6 नंबर एक वीनस की एनर्जी होती है, वीनस का नंबर होता है। जब आप वीनस का नंबर साउथ ईस्ट में लगाते हैं तो साउथ ईस्ट एक्टिवेट हो जाता है और ऑलरेडी आपने बैलेंस किया हुआ है, तो आपके रुके हुए पेमेंट को वापस लाने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। साथ में आपको एक गाय के घी का दिया साउथ ईस्ट में जरूर जलाना चाहिए, कम से कम 21 डेज तक आप उसको जलाओ और एक लक्ष्मी मंत्र लिखकर साउथ ईस्ट में लगा दो। 100% 21 डेज कंप्लीट होने से पहले आपके चांसेस बनने शुरू हो जाएंगे, आपका रुका हुआ पैसा वापस आने। साउथ ईस्ट में घी यूज कर सकते, दिया जला सकते? बिल्कुल, साउथ ईस्ट में अखंड जोत जला सकते हैं, 24 घंटे दिया जला सकते हैं। मंदिर नहीं रख सकते, साउथ ईस्ट में मंदिर रखने से बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कैश का आपका फाइनेंशियल लॉसेस हो जाते हैं, तो साउथ ईस्ट में मंदिर नहीं रख सकते, लेकिन हाँ अखंड जोत जरूर जला सकते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में हमारा मंदिर नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में आप मंदिर रखिए, नॉर्थ ईस्ट में बस रेड और येलो कलर हमेशा अवॉइड करनी है और अखंड जोत नहीं जलानी चाहिए। हमने जला दी है। अखंड जोत जलाने से बहुत तरह की प्रॉब्लम, जैसे माइंड में एग्रेशन हो सकता है। देखो मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, लेकिन माइंड में कहीं ना कहीं एग्रेशन हो सकता है। आपके माइंड में फायर जोन बढ़ सकता है, फायर एलिमेंट बढ़ने से अलग अलग हर पर्सन को अपनी अलग तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे उसको नींद ना आने की प्रॉब्लम हो सकती है। जिस काम में वो लगा हुआ है उसको अपने एक एक्सेस पॉइंट पर चला जाए, एक्सेस पॉइंट पर जाना और रिलैक्स को मिस कर देना, वो एक सिनारियो क्रिएट कर सकता है। तो अखंड जोत इस तरह से प्रॉब्लम माइंड के सिनारियो में दे सकती है। और क्या ऑफिस और घर में फर्क नहीं होता है? घर में अखंड जोत जलाओ और ऑफिस में जलाओ तो उसमें डिफरेंस तो होना चाहिए। ऐसा नहीं है, एनर्जीज तो दोनों जगह सेम ही काम कर रही है। ऑफिस में भी हम सत्व की एनर्जीज को कैरी कर रहे हैं, घर में भी सत्व की एनर्जीज को कैरी कर रहे हैं, तो दोनों जगह का वास्तु भी हमें सेम ही बैलेंस करना है। तो अखंड जोत भी दोनों ही जगह अपना सेम वर्क करेगी, दोनों जगह हेल्प करेगी आपका। एक क्वेश्चन और है इसी के ऊपर, कल मेरी टीम और मैं रात को गाड़ी पे जाते हुए डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम दिया जला रहे हैं जैसे ऑफिस के अंदर, और मैं ऑफिस में कम आता हूँ, मैं लेट आता हूँ, कभी कभार आता भी नहीं हूँ, तो ऐसे ही कोई मान के चलो किसी ऑफिस के अंदर बैलेंस खराब है और ऑफिस का ओनर नहीं आता है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखो ऑफिस का ओनर, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। बैलेंस खराब है मतलब वास्तु बैलेंस नहीं है, तो वो तो करना मस्ट है। वास्तु अगर बैलेंस नहीं है और आप अखंड जी दीप जला रहे हो और किसी इंटेंशन के साथ जला रहे हो, दोनों चीजें अलग अलग है। एक तो आपका रिचुअल है, आपका बचपन से आपके पेरेंट्स भी जलाते हैं, आपने एक रिचुअल बना रखा है कि मुझे अखंड जोत जलानी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी इंटेंशन के साथ वो अखंड जोत जलाई है कि मेरा ये काम हो जाना चाहिए या मेरी ये प्रॉब्लम है, तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा अगर आपका घर वास्तु स्पीशियस नहीं है। तो इसलिए पहले उसको, अगर आप किसी इंटेंशन के साथ जला रहे हैं तो पहले उसको वास्तु स्पीशियस करना मस्ट है। दूसरी बात जो आपने बोली कि अगर मैं वहां पर नहीं हूँ, आप वहां पर नहीं हो लेकिन आपकी एनर्जीज तो वहां पर काम कर रही हैं, आप वहां पर अभी लाइव नहीं हो लेकिन आपका सामान वहां पर है, वो ऑफिस, वो जगह आपके नाम से जानी जाती है, उस जगह को यही कहा जाता है कि ये साहिल का ऑफिस है या ये साहिल का घर है, तो आपकी एनर्जी वहाँ 100% काम कर रही है। वहां पर जो भी जोत जलाई जा रही है वो आपको 100% इफेक्ट करेगी। आपको लगता है आपके खर्चे बहुत ज्यादा हैं, आपका पैसा बच नहीं पाता, तो आपको साउथ वेस्ट में एक टॉय वाली टॉयलेट सीट ले लेनी है और टॉयलेट सीट को साउथ वेस्ट में रख देना है। या फिर आप एक येलो कलर का पॉट ले लो, उसको अंदर से और बाहर से येलो कलर पेंट कर लो, उसको आप साउथ वेस्ट जोन में रखो, तो आप देखोगे 100% आपके जो फालतू खर्चे होते थे वो होने बिल्कुल बंद हो जाएंगे और आपकी सेविंग स्टार्ट हो जाएगी। लेडीज़ को बताना चाहूँगी, लेडीज़ का सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है गोल्ड की ज्वेलरी। वो अपनी जब गोल्ड की ज्वेलरी देखती हैं उनकी एक अलग ही एनर्जी लेवल हाई हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ फैमिली में प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है कि उनको अपना गोल्ड बेचना पड़ जाता है, या आजकल लोन का बहुत सिस्टम है, गोल्ड के ऊपर लोन लेना, मॉर्गेज करना पड़ जाता है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, उससे बचने के लिए लेडीज़ को अपना गोल्ड वेस्ट साउथ वेस्ट जोन में रखना चाहिए, जिससे कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, उनका गोल्ड कभी कम ना हो, हमेशा वो मल्टीप्लाई होता रहे। तो अपने गोल्ड को उनको हमेशा वेस्ट साउथ वेस्ट जोन में रखना चाहिए, जिससे हमेशा उनका गोल्ड बढ़ता रहे और वो खुश रहे। जैसे अभी 10 मई को अक्षय तृतीया आने वाली है, ये बहुत ही स्पीशियस डे होता है किसी भी रिचुअल को करने का। तो इस दिन आपको क्या करना है, एक दक्षिणावर्ती शंख लेना है, करीब अपनी हथेली के बराबर साइज का आप ले सकते हो। उसके अंदर आपको पीली सरसों डाल लेनी है और कुछ चांदी के सिक्के, एक चांदी का सिक्का भी डालेंगे तो
काम चल जाएगा। एक चांदी का सिक्का डाल लेना है और कुछ गोमती चक्र डाल लेने हैं और उसको एक येलो कलर के कपड़े के ऊपर रख देना है। अपनी इंटेंशन के साथ रखें कि मैं ये जो रिचुअल कर रहा हूँ मुझे इससे बहुत ज़्यादा पैसे आने शुरू हो जाएं। पूरा दिन आपको उस दिन सुबह से घी का दिया जलाना है। इसको आप अपने मंदिर में भी रख सकते हैं या फिर आप इस वेस्ट जोन में रख सकते हैं। पूरा दिन आप दिया जलाएं और अगले दिन सुबह कपड़े में उस चंक को लपेटकर अपने लॉकर में स्थापित कर दें। उससे आप देखेंगे कुछ ही महीनों में जो आपका पैसे का स्टेटस है, बैंक बैलेंस है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इस रेमेडी को अक्षय तृतीया के दिन ज़रूर ट्राई करें। ठीक है। और पैसों के लिए और क्या कर सकते हैं? पैसे के लिए अगर आपको पैसे आ नहीं रहे हैं तो आपको नॉर्थ को चेक करना है। अब ये देखो पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं, पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे छप्पर फाड़ कर नीचे नहीं बरसेंगे। पैसे आने का जरिया क्या है आपकी लाइफ में? बिजनेस है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है इसीलिए पैसे नहीं आ रहे हैं। तो आप देखो बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है, आपके पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, तो आप नॉर्थ में एक 30 to 40 वॉट की वाइट कलर की फोकस लाइट लगाओ, जिसका फोकस आपका फ्लोर पर होना चाहिए। फोकस लाइट लगाने से 100% आपका कस्टमर फुटफॉल बढ़ेगा। ऑनलाइन काम करने वाले लोगों के लिए भी ये काम करेगा, आपकी लीड्स को जनरेट करेगा, आपकी लीड्स को बढ़ाएगा, कॉल्स को बढ़ाएगा। तो आप फोकस लाइट लगा सकते हो। नॉर्थ में एक मनी प्लांट आप ब्लू कलर के पॉट में ज़रूर रखो, ये भी आपके कस्टमर फुटफॉल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। और उसके अलावा एक आप वाटर फाउंटेन ज़रूर लगाओ नॉर्थ में, वो भी आपके वर्क को बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश करता है, आपके बिजनेस को फ्लॉरिश करता है। तो नॉर्थ में आप एक वाटर फाउंटेन ज़रूर लगाओ, लेकिन याद रखना है कि उसका जो फाउंटेन का पानी है वो ऊपर की तरफ फ्लो करे, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा हो। ऐसा फाउंटेन लगाना है जिसका पानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऐसा फाउंटेन आप ज़रूर लगाओ नॉर्थ में। फाउंटेन नहीं भी लगा सकते तो ऐसे फाउंटेन का फोटो भी आप लगा दोगे तो भी आपका काम होना शुरू हो जाएगा। तो आपको पैसा आएगा, जब आपका बिजनेस चलेगा तो पैसा भी ज़रूर आएगा। सेम ऐसे ही जॉब वाले लोगों के लिए है। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो भी आप ये सेम रेमेडीज़ कर सकते हो। जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो भी आप ये रेमेडी कर सकते हो। अगर आप अभी जॉब ढूंढ रहे हो तो आप एक मंत्र है ओम श्री वर्धनाय नमः, इस मंत्र को ब्लू कलर के पेन से लिखकर नॉर्थ में लगा दो। अगर आप चैंट कर सकते हो तो और अच्छा है, नहीं भी कर सकते तो लिखकर लगा दो, इससे 100% आपको जॉब मिल ही जाएगी। तो ये रेमेडीज़ आप कर सकते हो। उसके बाद प्रॉब्लम पैसे से ही रिलेटेड हम बात करें कि हमारा काम अच्छा चल रहा है लेकिन हमें सेविंग्स नहीं आ रही है, हमारा पैसा नहीं बच रहा है या हमारे बिजनेस में प्रॉफिट्स नहीं आ रहे हैं, तो आपको चेक करना है अपने वेस्ट को। वेस्ट जोन को आप चेक करिए, बैलेंस कीजिए। वेस्ट में आप मनी की एक पिक्चर लगाइए, पैसे की, जिसमें पैसे की गड्ढियां हो, ऐसी पिक्चर आप वेस्ट में लगा दो, आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। अगर आप शेयर मार्केट में हो, आजकल बहुत सारे लोग ट्रेडिंग का, शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं, उनको वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठकर अपनी ट्रेडिंग को करना चाहिए। और जब वो ट्रेडिंग करें अपने स्वर को जरूर चेक कर लें। अगर उनका वाटर या अर्थ एलिमेंट चल रहा है, ऐसे वक्त में अगर वो बिड करते हैं, अपना पेमेंट लगाते हैं, तो 100% उनको प्रॉफिट होगा ही होगा, उनको कभी लॉस नहीं हो सकता। तो इस प्रैक्टिस को वो ज़रूर, लेकिन हाँ, उनको पूरी नॉलेज अपने फील्ड की होनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी उठा और उसने कि मैंने तो स्वर चेक कर लिया था, मैं वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठ गया, मुझे तो लॉस हो गया। ऐसे नहीं, अगर आपको अपनी फील्ड की पूरी नॉलेज है, आप उसमें प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस है, तो ये सब रेमेडीज आपके लिए हैं, तो आपके लिए ज़रूर बहुत अच्छा काम करेंगी। हेल्थ के लिए भी कुछ होता है? बिल्कुल, हेल्थ भी डिफरेंट टाइप से, जैसे हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जो डायरेक्शन होती हैं वो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट होती है। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन होता है या किसी भी तरह से रेड कलर या फायर एलिमेंट कोई आ जाता है तो हेल्थ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स दे देता है, जैसे कैंसर, पैरालिसिस जैसी बीमारियां दे देता है। तो कभी भी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन नहीं बनाना है। अगर बना हुआ है तो उसको रिमूव करना ही एक ऑप्शन है, उसकी कभी भी कोई रेमेडी नहीं करनी है, ये करिए। अब आज की डेट में आप तो देखते हैं सारे सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग जेन्युइन हैं जो ये बता रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट है तो उसको आपको रिमूव करना है, लेकिन कुछ लोग क्यों अपने नेम फेम के लिए, शायद या अपने आप को अलग दिखाने के लिए नॉर्थ ईस्ट की रेमेडी दे रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट की रेमेडी बेच रहे हैं कि मैं बताता हूँ कि ये यंत्र लगा लो, ये मंत्र लगा लो, इससे आपकी रेमेडी हो जाएगी। कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि मैंने अपने घर में स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनाया है। अब आप ये सोचो, क्या आपने जाकर देखा, मैंने जाकर देखा कि उन्होंने अपने घर में बनाया है या नहीं बनाया? उनका तो पता नहीं उन्होंने बनाया है या नहीं, लेकिन बहुत सारे इनोसेंट लोग ऐसे ज़रूर हैं जिनके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा
और वो उन लोगों की बातों में आकर उसकी रेमेडी करेंगे, उसको हटाएंगे नहीं, और एट लास्ट जब उनको कैंसर जैसी प्रॉब्लम आएगी तब उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तब वो कहाँ जाएंगे? किसी एक पर्सन को कैंसर होने का मतलब है पूरी फैमिली का डिस्ट्रॉय होना। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि हम नॉर्थ ईस्ट को ट्रीट करें। ये किस तरह के लोग कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है जो लोग बिजनेस स्ट्रेटजी बना रहे हैं और वो लोग ये कह रहे हैं, आपने सुना होगा कि प्रॉब्लम पर वर्क करो। प्रॉब्लम, आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आपके नंबर उतने ही ज़्यादा बढ़ेंगे और आपकी वैल्यू उतनी ज़्यादा मार्केट में क्रिएट होगी। अब वो क्या कहते हैं कि प्रॉब्लम इज़ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होना। मैं ये कहती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट से कैंसर का आना। आप उसको ट्रीट करो। क्या आपकी हिम्मत है कि आप उसको ट्रीट कर सकते हो? जब किसी के घर में कैंसर आ गया आप उसको हैंडल कर लोगे? क्या करोगे? तो अल्टीमेट जो प्रॉब्लम है आप उसको देखो। नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को प्रॉब्लम मत मानो, उससे आने वाले इफेक्ट को प्रॉब्लम मानो। तो इस तरह से लोगों के फ्यूचर के साथ, लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को 100% रिमूव करना चाहिए। उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम डिफरेंट डिफरेंट जोन के कारण आती हैं। जैसे साउथ साउथ वेस्ट में अगर कोई खाने का सामान रखता है या साउथ साउथ वेस्ट में कोई पर्सन सो रहे हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कैंसर आने के या लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम आने के, बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। तो साउथ साउथ वेस्ट में रखा हुआ सामान कभी नहीं खाना है। इनफेक्ट खाने का सामान साउथ साउथ वेस्ट में रखना ही नहीं है और आपको सोना कभी नहीं चाहिए साउथ साउथ वेस्ट में। तो इन चीज़ों का पूरी तरह से ध्यान रखें। और भी हर जोन की अलग अलग प्रॉब्लम, जैसे अगर किसी को बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो वो वेस्ट के कारण आती है। अगर आपके वेस्ट जोन में किचन बनी हुई है या टॉयलेट बना हुआ है या वेस्ट जोन में ग्रीन प्लांट्स रखे हुए हैं तो बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस तरह से आप सभी जोन को, हर बीमारी को जोन से रिलेट करके चेक करके ट्रीट कर सकते हो। अब तीसरी प्रॉब्लम है बड़ी रिलेशनशिप। बिल्कुल, रिलेशनशिप आज की डेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब रिलेशनशिप में डिपेंड करता है, अगर कोई हस्बैंड वाइफ उनका बहुत ज़्यादा झगड़ा है, झगड़ा बिल्कुल सीमा से पार हो चुका है, तलाक तक, डिवोर्स तक उनकी बात पहुंच चुकी है, तो आप एक रेमेडी करो सिंपल सी। उनका कपल फोटो लेकर साउथ वेस्ट में गोल्डन कलर के फ्रेम में लगवा दो। लेकिन जिस टाइम आप लगा रहे हो वो फोटो, आपका जो स्वर है वो अर्थ एलिमेंट में चल रहा होना चाहिए। अगर आप अपने अर्थ एलिमेंट में वो फोटो साउथ वेस्ट में लगा देते हो तो 100% ऐसे पर्सन का तलाक कभी हो ही नहीं सकता। अगर वो खुद भी चाहेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है। उसके अलावा अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में अट्रैक्शन नहीं है, उनका मैरिटल रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं है, उसके लिए आप नॉर्थ वेस्ट में उनका फोटो लगा सकते हो सिल्वर कलर के फ्रेम में। और नॉर्थ वेस्ट में कुछ फ्रेश फ्लावर्स जरूर रखने चाहिए जिससे कि कपल का रिलेशनशिप अच्छा रहे। या फिर मैरिजेबल एज के बच्चे हैं जिनके लिए मैच नहीं मिल रहे हैं, उनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं, उनका भी फोटो अगर आप नॉर्थ वेस्ट में लगाते हो और फ्रेश फ्लावर नॉर्थ वेस्ट में रखते हो तो उनकी शादियों के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि लॉजिक क्या है कि नॉर्थ वेस्ट में उनका फोटो रखने से उनका अट्रैक्शन बढ़ता है, दूसरों की नज़रों में उनका अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उनको मैच मिलना ईजी हो जाएगा और शादियां होनी आसान हो जाएंगी। अगर आपको लगता है कि पूरी फैमिली के बीच में हार्मनी नहीं है, एक बैलेंसिंग नहीं है, हार्मनी नहीं है, तो आप एक शिव परिवार का फोटो लेकर सिल्वर कलर के फ्रेम में उसको फ्रेम करके अपने नॉर्थ ईस्ट जोन में रख दो तो आपके घर में हार्मनी अच्छी हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि हमारे घर में हैप्पीनेस नहीं है, जब भी कोई खुशी का मौका आता है उसके बाद एकदम से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, घर में खुशहाली का माहौल नहीं रहता, तो पूरे फैमिली का एक अच्छा सा हैप्पी सा फोटो लेकर सिल्वर कलर के फ्रेम में फ्रेम कर कर आपको ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में लगा देना चाहिए। तो इससे आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे, घर में हैप्पीनेस का माहौल क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से आप हर रिलेशनशिप के लिए अलग अलग रेमेडी कर सकते हैं। अगर हम बच्चों की पढ़ाई की बात करके चले, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चे पढ़ते नहीं है, तो बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है तो बच्चों को वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठाकर पढ़ाना चाहिए। जब बच्चे वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठकर पढ़ते हैं तो उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ जाता है। साथ में उनकी स्टडी टेबल पर एक छोटे से गणेश जी की मूर्ति जरूर रख देनी चाहिए जिससे वो फोकस्ड रहें। और जब वो पढ़ने बैठते हैं तो एक येलो कलर का हैंकी उनको ज़रूर दे दें, या हैंकी नहीं दे सकते येलो कलर का एक पेपर दे दें। तो जब येलो कलर का पेपर साइड में रखकर वो अपनी पढ़ाई करेंगे तो उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा रहेगा और वो बहुत अच्छे स्कोर्स भी कर पाएंगे। दूसरा, अगर बच्चे स्लो लर्नर हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत देर से चीज़ों को समझते हैं, धीरे धीरे समझते हैं,
उनके लिए आपको अपने घर में वेस्ट साउथ वेस्ट जोन को ज़रूर चेक करना चाहिए। वहाँ पर डेफिनेटली कोई ऐसी चीज़ पड़ी होगी जो अपनी स्पीड से स्लो चल रही है, जो अभी बंद है या स्लो चल रही है, ऐसी चीज़ कोई आपकी रखी है तो उसको वहाँ से रिमूव कर दें। उसकी जगह पर कोई ऐसी चीज़ रखें जो स्पीड में चलती हो। कोई स्पीड कार रख सकते हैं, कोई स्पीड बाइक रख सकते हैं। तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में बच्चों का जो लर्निंग का की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे ही एक प्रॉब्लम हमारे पास बहुत ज़्यादा आती है बच्चों की स्टैमरिंग की, हकलाने की। अगर बच्चों के अंदर हकलाने की प्रॉब्लम है तो आपको चेक करना है घर में कोई भी बंद पड़ी हुई चीज़, जैसे बंद घड़ी, कोई बंद इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ऐसी कोई चीज़ घर में पड़ी है तो उसको वहाँ से रिमूव कर दें। उसके बाद आपको करना क्या है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में एक 24 घंटे चलने वाला कोई म्यूज़िक चला दें। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में कोई मंत्र चला सकते हैं जो 24 घंटे चल रहा है। आप ये चलाकर देखिए, कुछ ही दिनों में बच्चे की हकलाने की जो हैबिट है वो ख़त्म हो जाएगी और उसकी स्पीच क्लियर हो जाएगी। तो इस तरह से बच्चों की आप ग्रोथ में हेल्प कर ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी मंत्र की आपने बात करी, तो कुछ स्विच वर्ड भी बता दो, आजकल बहुत ट्रेंड में। स्विच वर्ड जिनका ये फील्ड है, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो गलत है, लेकिन स्विच वर्ड्स काम करें या ना करें, नंबर्स काम करें या ना करें, लेकिन हमारा वास्तु जो है वो 100% काम करता है। अगर आपने अपने घर को वास्तु स्पीशियस बनाया हुआ है तो आप कोई भी मंत्र ले लो, कोई भी स्विच वर्ड ले लो, इंडिया का ले लो, इटालियन ले लो, चाइना का ले लो, कोई भी स्विच वर्ड लो, कोई भी नंबर लो। जैसे आप कहते हैं ना कि हर कण कण में भगवान है, पत्थर मानो तो पत्थर में भी भगवान है, ऐसे ही मानो तो हर अल्फ़ाबेट में भगवान है। आपका नाम साहिल है, अगर आपने अपना घर बैलेंस किया हुआ है या किसी और पर्सन ने अपना घर बैलेंस किया हुआ है, अब वो किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहता है, मान लो वो किसी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहा है और अब मैं उसको कह दूं कि आप साहिल 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 की चैंटिंग करो, और वो पूरे दिल से साहिल को चैंट करना शुरू कर दे, और लेकिन अपनी विजुअलाइजेशन रखे कि मुझे जॉब मिल रहा है, अपनी पॉजिटिव अप्रोच रखे, साथ में अपना कर्म करे, मेहनत करे, तो 100% उसको इस साहिल स्विच वर्ड से ही जॉब मिल जाएगा। मिल गया तुमको स्विच वर्ड, साहिल साहिल बोलना आपसे तुमको। पावर होती है किसी भी वर्ड की। वो काम क्या करता है, हमारा माइंडसेट, हमारी पॉजिटिविटी, हमारी मैनिफेस्टेशन और साथ में वास्तु, ये चीजें काम करती हैं। तो अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखिए और मेरे हिसाब से फिर आपको किसी भी इटालियन स्विच वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर भी आपको किसी नंबर, किसी स्विच वर्ड की ज़रूरत है तो अपने सनातन का बहुत अच्छा वर्ड है ओम। किसी भी परेशानी में आप सिर्फ ओम को चैंट करिए, जितना मर्जी करिए, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा, 10 घंटे आप ओम को चैंट कीजिए। जो भी आप चाहते हैं आपको ना मिल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इंटेंशन सही होनी चाहिए, कर्म सही होने चाहिए। अभी आपने बहुत सारी रेमेडीज बताई और आप एस्ट्रो वास्तु हो, तो बिना एस्ट्रोलॉजी के हम जेनरिक रेमेडीज कैसे यूज़ कर सकते हैं? मतलब मुझे हमेशा से ये सवाल आता है कि अभी तक हम सब के सब वास्तु वास्तु की बात करते हैं, इस डायरेक्शन में ये कर लो, इसमें ये कर लो, ये कर लो। तो अब एस्ट्रो वास्तु कहता है कि आपकी कुंडली के हिसाब से चीज़ें होगी, तो फिर वो जेनरिक कैसे काम कर रही है? जेनरिक काम वास्तु करता है, एस्ट्रोलॉजी जेनरिक काम नहीं करती। हर किसी की अलग कुंडली है, आपके प्लैनेट्स अलग हैं, आपकी राशियां अलग हैं, किसी और की अलग हैं। तो उसको, अगर आपके पास बर्थ डिटेल नहीं है, आपकी कुंडली नहीं है, तो फिर आप एस्ट्रोलॉजी, आप एस्ट्रो वास्तु में नहीं जा सकते। फिर आपके लिए सिर्फ वास्तु काम करेगा। और उसके अलावा अगर आपके पास कुछ, घर तो आपके पास है ही ना, अपने घर को तो आप बैलेंस कर ही सकते हैं ना। एस्ट्रोलॉजी को हम साइड में कर देते हैं। जब आपके पास अपनी एस्ट्रोलॉजी डिटेल नहीं है तो आप सिर्फ अपने घर पर फोकस करें, अपने घर को बैलेंस करें। हमारी 100% प्रॉब्लम वहीं से सॉल्व हो जाती हैं। एक्चुअली हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है कितने, जितने जोन हैं हमारे, अगर 16 जोन हैं तो बेसिकली आप देखोगे तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम भी 16 ही हैं। इससे अलग 17वीं कोई प्रॉब्लम ही हमारी लाइफ में नहीं है। आप किसी भी जोन को उठा लो या किसी भी प्रॉब्लम को उठा लो, दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं और वहीं से आपके सॉल्यूशन निकलते हैं। तो हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम, अगर हमारे पास एस्ट्रोलॉजिकल डिटेल नहीं है, अपना बर्थ टाइम नहीं है, कुंडली नहीं है, तो हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। आप सिर्फ अपने वास्तु को बैलेंस रखो, दूसरा अपने कर्मास को बैलेंस रखो, मेहनत करो, इंटेंशंस अच्छी रखो, तो वहाँ से आपको आपकी सारी प्रॉब्लम्स के हल ज़रूर मिल जाएंगे। दूसरा हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की। आपने आजकल बहुत सुना होगा कि वेस्ट में कोई भी विश लिस्ट लिखकर लगा दो तो उससे आपकी विश कंप्लीट हो जाती है, मैनिफेस्ट हो जाती है। तो आपको वो किस तरह से करनी चाहिए, पहले तो उसको करने के पीछे का आपका लॉजिक होना चाहिए। मैं आपको एक केस स्टडी बताती हूँ, थोड़ी सी मजाक की भी है। एक कुछ टाइम पहले एक क्लाइंट मुझे मिली, उन्होंने बताया
कि जब उन्होंने वो एक घर खरीदना चाहती थी एक पोश इलाके में, डीएलएफ में लेना चाहती थी फ्लैट, तो उन्होंने सोचना शुरू किया कि मुझे कैसे करना चाहिए। उन्होंने किसी कंसल्टेंट से बात की, तो उन्होंने सिर्फ छोटे से सेंटेंस में उनको ये बात बताई, आप जो भी विश कंप्लीट करना चाहते हो उसको अपने वेस्ट में लिख कर लगा दो। अब वो क्लाइंट उन्होंने अपने घर में गए, वेस्ट में लिख कर लगा दिया कि मुझे इतने इतने अमाउंट का डीएलएफ का फ्लैट चाहिए। अब उनका घर काफ़ी हद तक बैलेंस था, वास्तु बैलेंस था, और वो उनकी विश कंप्लीट हो भी गई। विद इन 7 to 8 मंथ्स उनको कुछ ऐसा हुआ कि उनको पीछे से पेरेंट्स की तरफ से कुछ पैसा मिल गया, कोई प्रॉपर्टी सेल हो गई, तो डाउन पेमेंट उन्होंने वहाँ से कर दिया, बाकी ईएमआई बन गई। जब वो अपने उस नए घर में गए, उन्होंने वास्तु के बारे में कुछ ना सुना था, ना सोचा था। जब वो अपने नए घर में गए, उन्होंने कोई वास्तु नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, बस वो इस खुशी में थे कि मुझे मेरा फ्लैट मिल गया, ड्रीम फ्लैट मिल गया। अब वो वहाँ चले गए। जब वो इस फ्लैट में पहुँचे, उसके करीब 2 से 3 महीने बाद उनके हस्बैंड का जॉब चला गया। दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छा अर्न करते थे, अच्छे लेवल पर जॉब कर रहे थे, लेकिन एक जने की सैलरी, जो मैम थे वो जॉब कर रहे थे अभी, लेकिन एक जने की सैलरी से सारे खर्चे और ईएमआई होना पॉसिबल नहीं था। अब वो बहुत परेशान हो गए। तब उन्होंने हमें अप्रोच किया था किसी के थ्रू कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो जब हम उनके घर में गए तो हमने देखा कि उनकी जो एंट्रेंस है वो साउथ वेस्ट की उनको एंट्रेंस मिली हुई है, जहाँ से उनको मनी का लॉस होना शुरू किया। घर को पूरा जब देखा गया तो उनके नॉर्थ में टॉयलेट बना हुआ था, जहाँ से उनके जो हस्बैंड का जॉब चला गया वो वहाँ से क्रिएट हुआ कि नॉर्थ में टॉयलेट की वजह से उनका जॉब चला गया। तो वहाँ बिल्डर फ्लोर था, तो पॉसिबल था कि हम उनकी एंट्रेंस चेंज कर सकें। जो ओनर थे उनसे बात करके एंट्रेंस का कराया अरेंजमेंट, तो उनका एंट्रेंस चेंज कराया, बाकी घर को बैलेंस कराया, तब जाके उनकी चीज़ें लाइफ ट्रैक पर आई। लेकिन मैनिफेस्टेशन तो काम करती है कि आपने क्या मैनिफेस्ट किया वेस्ट में रखकर, लेकिन क्या आपने सोचा कि वो मेरे लिए प्रैक्टिकल है भी कि नहीं। ये चीज़ें भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप जहाँ जा रहे हो। तो इसलिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि इन सब साइंसेस से बढ़ के जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो वास्तु। जब भी आप इन साइंसेस में जाएं, पहले अपने वास्तु को बैलेंस कर लें, तब आप कुछ भी करें, हर चीज़ के रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। अब कुछ ऐसी रैंडम रेमेडीज बताओ जो आपको लगता है कि आपके क्लाइंट्स में आपने देखा हो कॉमनली उनको वो प्रॉब्लम आ रही थी और लोगों को भी आती है और उनकी हेल्प हो सकती है। मैं जैसे हरियाणा से हूँ, तो मैं आपको एक एडिक्शन के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि पंजाब में, हरियाणा में ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, एडिक्शन। जो लोग ड्रग्स लेते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो पूरी फैमिली इन चीज़ों से परेशान है। तो आपको जो भी चीज़ का वो एडिक्शन करते हैं, जैसे कोई ड्रिंक करते हैं, तो उस ड्रिंक की बॉटल, पर्टिकुलर ब्रांड की, जिस ब्रांड को वो पीते हैं उसकी एक बॉटल लेनी है, उसको साउथ वेस्ट जोन में रख देना है, जिससे आप देखेंगे कि उस चीज़ के लिए उसके मन में धीरे धीरे नफरत होने लगेगी, वो उसको छोड़ देगा, तो उसकी एडिक्शन कम हो जाएगी। और आपको नॉर्थ वेस्ट में 11 सुपारी लेकर रख देनी है, उससे भी आप देखेंगे धीरे धीरे एडिक्ट जो पर्सन है उनकी एडिक्शन बहुत कम हो जाएगी। तो ये रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए। और क्या देखा आपने कॉमनली? अगर कोई कोर्ट केस, आजकल लिटिगेशन बहुत ज़्यादा, लोग परेशान है इस चीज़ से, कोई भी किसी के ऊपर कोई भी लिटिगेशन लगा देता है। तो अगर कोई आप इस समस्या से परेशान है, आपको नॉर्थ वेस्ट में एक अशोका स्तंभ प्लेस करना चाहिए। नेशनल एम्बलम जो होता है, हम अपनी इंडिया की बात कर रहे हैं इसलिए अशोका स्तंभ की बात कर रहे हैं, किसी और कंट्री से हैं तो आप अपनी कंट्री का लोगो लगा सकते हैं। और वहाँ पर एक छोटी सी तलवार ज़रूर रख दें, जिससे कि कोर्ट केस में आपको विजय प्राप्त हो। अगर कोई फॉरेन कंट्री जाना चाहता है और उसको पर्टिकुलर वीज़ा से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है कि सारे पेपर्स हमारे कंप्लीट है फिर भी वीज़ा नहीं लग पा रहा है, तो उसको जिस कंट्री में वो जाना चाहता है उसका नक्शा लेकर अपने घर के साउथ वेस्ट जोन में प्लेस कर देना चाहिए। उससे उसके विदेश जाने के चांसेस और वीज़ा लगने के चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। साथ में उसको वेस्ट में एक विश लिस्ट ज़रूर लगानी चाहिए। नॉर्थ वेस्ट में एक ग्लोब भी रख दे तो उसके और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे फॉरेन कंट्री जाने के। ठीक है, अभी इलेक्शन चल रहा है, कुछ पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग भी होता है क्या? बिल्कुल, जितने भी पॉलिटिक्स में लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? अपने नेम फेम की ज़रूरत होती है। तो वो अपने नेम फेम के लिए अपना एक फ़ोटो साउथ जोन में ज़रूर लगा लें। साउथ जोन में जब वो अपना फ़ोटो लगाते हैं तो उनका जो फेम है वो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और साउथ में वो एक दक्षिणावर्ती शंख लेकर उसको ज़रूर स्थापित कर ले। दक्षिणावर्ती शंख कैसे रखना है कि जो उसका जो पॉइंटेड वाला पार्ट होता है वो नॉर्थ की तरफ रहे, इस तरह से उसको प्लेस करें, तो वो देखेंगे उनका नेम फेम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे उनके
विन करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। साथ में एक ईस्ट में अपनी पॉलिटिकल मीटिंग करते हुए, लोगों के साथ मिलते हुए एक फ़ोटो ज़रूर लगा लें। अपना जो अशोका स्तंभ है वो भी ईस्ट में ज़रूर रख लें, जिससे कि उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिले और लोगों का सपोर्ट भी साथ में ज़रूर मिले। तो ये रेमेडी करके वो अपनी जीत को कंफर्म कर सकते हैं। और अभी जब आप आए थे, आप ये लेके आए थे, इसका क्या रेलेवेंस है? ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल रेमेडी है। इसका रेलेवेंस है, जैसे आप देख रहे हैं, एक पेयर में है, एक सिल्वर हॉर्स है और एक गोल्डन हॉर्स है। ये हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जैसे अगर हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना है, बिजनेस को फ्लॉरिश करना है, तो जो ये सिल्वर वाला हॉर्स है उसको नॉर्थ जोन में प्लेस कर देना है। कैसे प्लेस करना है? जब प्लेस करेंगे तो इस हॉर्स का फेस ब्रह्म स्थान की तरफ हो, इस तरह से इसको प्लेस करें। दूसरा हॉर्स आपको रखना है साउथ में, जिससे कि आपका नेम फेम इंक्रीज होता रहे। तो दोनों को एक दूसरे के सामने, मतलब ब्रह्म स्थान की तरफ फेस करते हुए रखना है। इस तरह से अगर आप रखेंगे तो आपका बिजनेस और नेम फेम बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश करेगा। और ये 100% गारंटेड रेमेडी है, इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बहुत अच्छा वर्क करती है। उसके अलावा एक और रेमेडी, बहुत अच्छी रेमेडी आज मैं आपको बताने वाली हूँ, मोरपंख की। आप 11 या 21 मोरपंख ले लीजिए और एक कार्डबोर्ड पर उससे एक स्वास्तिक बना लीजिए मोरपंख से। वो आपकी एक पर्सनल रेमेडी है। जब भी आपको जिस भी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हर प्रॉब्लम किसी न किसी जोन से रिलेटेड है, जिस भी जोन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है उस जोन में आप उसको प्लेस कर सकते हैं। जैसे आपका पैसा कहीं ब्लॉक हो गया है, आपको पैसा नहीं आ रहा है, तो आप इस स्वास्तिक को साउथ ईस्ट जोन में लगा दें। आप देखेंगे 2-4 दिनों में ही इसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा आता है कि कहीं ना कहीं से तो पैसा आ ही जाएगा। तो 11 कैसे इकट्ठे 11 बांध के? नहीं, एक एक मोरपंख को लेकर आप स्वास्तिक के शेप में लगाएंगे। एक लगाया, दूसरा लगाया, तो स्वास्तिक की शेप क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। तो इस तरह से और उसको मोड़ सकते हैं? हाँ, मोड़ने की जरूरत ही नहीं है। छोटे छोटे स्वास्तिक, छोटे छोटे मोरपंख ले और एक एक करके उसको लगाते चले जाएं सीक्वेंस में। अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो आप इसी मोरपंख के स्वास्तिक को नॉर्थ डायरेक्शन में लगा लीजिए, आपको जॉब डेफिनेटली मिल जाएगा। कोई विश फुलफिल करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो इसी स्वास्तिक को आप वेस्ट जोन में लगा लीजिए, आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर हो जाएगी। अगर आप किसी से कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप नेटवर्किंग बिजनेस में हैं, अपने नेटवर्किंग बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसी स्वास्तिक को आप ईस्ट जोन में लगा लीजिए, आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये आपकी अपनी पर्सनल रेमेडी है, जिसको आप कहीं भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मजा आया और आपने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एक्सपोज वीडियो बना दिया। एक तरह से बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपने डिस्कस ये किया। ज़रूरी है मेरे ख्याल से, हमारे यूथ को इन चीज़ों से बचाने के लिए। मैं फिर दोबारा से कहूँगी, आप इन चीज़ों पे विश्वास ना करके अपनी गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, अपने सनातन धर्म को पढ़िए, ना कि इन मिथ में भूत प्रेत टोना टोटका से बिल्कुल दूर हो जाइए। मैं आगे नहीं कहूँगी। और आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, आपने यहाँ हमें बुलाया, जिससे कि हम अपने विचार लोगों के सामने रख सकें। बहुत सारी चीज़ें जो हमें गलत लगती हैं और हम अपने प्लेटफॉर्म से नहीं बता पाते, तो आपके थ्रू हम बता पाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड डे, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।